Hi everyone, welcome to the channel. Today we are going to discuss the important issue. अमेरिका ने इंडियन गवर्नमेंट को वार्निंग इशू करी है और उसके बैकड्रॉप में कुछ स्टोरी है जो हमें पता होनी चाहिए। और स्टोरी में कुछ ऐसा नहीं है। मेन क्या है कि ये इशू निज्जर, पन्नू और वारिस पंजाब दे के फाउंडर अमृतपाल सिंह के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो ज़रा इस ऑडियो नोट को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जस्ट लिसन टू दिस पर्टिकुलर ऑडियो नोट। Of Shaheed Nijjar's assassination. We are going to use ballot against your bullets. We are going to use vote against your violence. Remember, 5th October, it will not be World Cricket Cup. It will be the beginning of World Terror Cup. Message is from Gurpatwan Singh Pannu, SRJ General Counsel. Thank you for your response. We would now like to transfer you to a poll taker for just a few more questions. Please stay on the line. India and Modi regime have insulted. तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ पे पन्नू ने साफ साफ वार्निंग दी है इंडियंस को। और करीब बहुत सारे यूके में रहने वाले इंडियंस को ये कॉल गया था, प्री रिकॉर्डेड कॉल गया था, जहाँ पे वो इस तरह की वार्निंग दे रहा है। आगे और सुनिए। अब बदले में इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है अरिंदर बागची, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया है वो भी हमें सुनना चाहिए। As regards the case against an individual that has been filed in a US court, allegedly linking him to an Indian official, this is a matter of concern. We have said, and let me reiterate, that this is also contrary to government policy. The nexus between organized crime, trafficking, gun running, and extremists at an international level is a serious issue for law enforcement agencies and organizations to consider. And it is precisely for that reason that a high-level inquiry committee has been constituted, and we will obviously be guided by its results. I've seen a series of questions that you've asked on this issue. I don't think there's anything additional that I. विच मीन्स दैट इंडिया वेहेमेंटली हैज़ नॉट डिनाइड है। इंडिया ने डिनाई नहीं किया है कि वो जो है पनून के असैसिनेशन प्लॉट में कहीं इन्वॉल्व था। रादर इंडिया ने सिर्फ इतना कहा है कि वो इसको क्या करता है, एक सीरियस इशू की तरह कंसीडर करता है। तो चलिए अब कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एज़ यू नो कि मेरे चैनल में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर्स की, वो 10 मिनट के अंदर प्रोवाइड होगी। 10 मिनट के अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो हम देखेंगे, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहीं पे यही है कि निखिल गुप्ता नाम का वो व्यक्ति है जिसका अरेस्ट हुआ है, जिसको अरेस्ट यहाँ से नहीं किया गया है, जिसको अरेस्ट चेक रिपब्लिक से किया गया था। चेक रिपब्लिक से इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था लगभग लगभग जून में। तब से इसके ऊपर पूछताछ चल रही है। ही इज़ 52 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज़ अरेस्टेड एंड ही इज़ कंसिडर टू बी द की फिगर, एक इंपॉर्टेंट आदमी माना जाता है। ये आपको न्यूयॉर्क का कोर्ट दिखाई दे रहा होगा। तो इस न्यूयॉर्क के कोर्ट में इस व्यक्ति के अगेंस्ट मैटर दर्ज हुआ है। मामला ये है कि 29 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडियन गवर्नमेंट के एक ऑफिसर, जिसको वो CC+ करके बुला रहे हैं, कोड नेम दिया है उसको, उन्होंने अमेरिका के हिसाब से उसने एक व्यक्ति को हायर किया था जिसका प्लान था सिख फॉर जस्टिस SFJ के बैंड टेरर आउटफिट है ये, जिसके लीडर गुरपंत सिंह पन्नू को अमेरिका में असैसिनेट करने का। अब अगर निखिल गुप्ता साहब के खिलाफ अगर चार्जेस प्रूव हो गए तो 10 साल की उनको जेल हो सकती है, राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, एक्स्ट्राडाइटेड। एक्चुअली जब ये व्यक्ति चेक रिपब्लिक में अरेस्ट हुआ तो फिर ये अमेरिका कैसे पहुँचा? द पर्सन निखिल गुप्ता, जिसका कोई फोटोग्राफ अभी हमारे पास नहीं है, ऑब्वियसली फोटोग्राफ रिलीज नहीं होता है। तो एक्स्ट्राडिशन जो होता है एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, ये याद रखिएगा। एक्स्ट्राडिशन के लिए दो कंट्रीज़ के बीच में आपस में एक ट्रीटी होती है, जिसमें कि कंट्री ए और कंट्री बी, मान लीजिए दो कंट्री हैं, और एक इंडिविजुअल है जो सिटीज़न है कंट्री ए का और उसने ऑफेंस किया कंट्री बी में, ठीक है। उसने ऑफेंस किया कंट्री बी में, तो कंट्री बी में क्या हो सकता है, ये सिटीज़न है कंट्री ए का और इसने कंट्री बी में ऑफेंस किया अगर, तो इस केस में क्या हो सकता है कि ट्रायल इसका कंट्री बी में चल सकता है, ट्रायल इसका कंट्री बी में चल सकता है। लेकिन ये ए का है तो कंट्री ए इसको बुला सकती है अपने यहाँ पे और बोल सकती है कि इस व्यक्ति का ट्रायल हम कहाँ पे करेंगे, अपनी कंट्री में करेंगे। इसको भी एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। दूसरा एक्स्ट्राडिशन का ये तरीका होता है कि एक कंट्री है जिसका मान लीजिए कोई सिटीज़न है, एक कंट्री है जिसका कोई सिटीज़न है और दूसरी कंट्री है जिसमें सिटीज़न होना नहीं है। एक कंट्री है जिसमें ऑफेंस हुआ है, ऐसा मान लीजिए एक कंट्री है जिसमें ऑफेंस हुआ है और ऑफेंस करने वाला दूसरी कंट्री बी में है, जाके रह रहा है।
तो कंट्री ए कंट्री बी से कह सकती है कि मेरी कंट्री में एक ऑफेंस हुआ है और ये पर्सन इन्वॉल्व है, तो सेंड हिम टू माई कंट्री, सेंड हिम टू माई कंट्री। तो बेसिकली किसी भी अक्यूज्ड को, जब किसी भी आरोपी को कोई भी दो कंट्री आपस में एक्सचेंज करती हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज इट विद अनदर वर्ड, दैट इज़ रीपैट्रिएशन। रीपैट्रिएशन बेसिकली माइग्रेंट्स के लिए होता है, रेफ्यूजीज़ के लिए होता है, जहाँ पे उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन में उनको क्या भेजा जाता है, वापस भेजा जाता है। तो फिर अब मेन बात यह है कि यूएस ने किस तरीके से ये प्लान को प्लॉट किया, मतलब समझा कैसे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये कहना है कि जो व्यक्ति था, दैट इज़ निखिल गुप्ता, है ना। निखिल गुप्ता एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कि एक इंडियन ऑफिशियल ने हायर किया, रिक्रूट किया। इंडियन ऑफिशियल ने रिक्रूट किया और उसको प्लान बताया अपना पूरा, उसके साथ कॉन्स्पिरेसी करी कि यार पन्नू को अपने को मरवाने का है। और इस निखिल गुप्ता ने क्या किया, एक पर्सन से कांटेक्ट किया, एक पर्सन से कांटेक्ट किया, जो पर्सन इसको पूरा का पूरा मदद करने वाला था वेपन्स में एंड ऑल, पूरी इन्फॉर्मेशन में मदद करने वाला था। इस वेपन वाले व्यक्ति ने क्या किया, एक अनदर व्यक्ति से बात किया जो कि एक्सपर्ट हिटमैन था, हु वाज अ हिटमैन। और ये जो हिटमैन है ये बेसिकली यूएस का ड्रग एंड एनफोर्समेंट एजेंसी डीईए का क्या निकला, एक ऑफिसर निकला। और इसने इस तरीके से प्लान को पूरा चार्ट आउट किया। तो CC1 के डायरेक्शन में, जो कि गवर्नमेंट का ऑफिसर है, इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिसर है, गुप्ता कॉन्टैक्ट एन इंडिविजुअल हुम ही बिलीव टू बी अ क्रिमिनल, जो कि क्या डीईए का अंडर कवर इन्फॉर्मेंट निकला। यानी ये जो व्यक्ति था ये इन्फॉर्मेंट था, ये अंग्रेज मतलब अमेरिका को इन्फॉर्मेशन देता था। और उसने फिर क्या किया, इस व्यक्ति को किया जो कि एक अल्टीमेटली डीईए का ऑफिसर निकला, कवर ऑफिसर निकला। अच्छा, फिर इंडिया का क्या ऑफिशियल पोजीशन है। तो इंडिया ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए रेडी है, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाएगा। लेकिन इंडिया ने एक्सप्लिसिटली इस एलिगेशन को डिनाई नहीं किया है, राइट। इंडिया ने ये भी कहा है कि वो कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ भी क्या कर सकता है, पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है निज्जर के मर्डर में। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट ने कोई चार्जशीट नहीं दी है। अच्छा, कनाडा और इंडियन का जो इशू है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कनाडा और इंडिया के बीच में डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था। और एक तरीके से इंडिया का कहना है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की एम्बेसी कनाडा में जो है उसमें स्पाइंग की है, ओवर हियरिंग की है, जो कि वियना कन्वेंशंस के हिसाब से वायलेशन माना जाता है। तो सिलसिले में क्या किया, कैनेडियन गवर्नमेंट को ये पता लगा यार निज्जर को मरवा दिया मेरी कंट्री में, तो उसने इंडियन ऑफिसर्स को वापस भेज दिया। और उसी रिस्पॉन्स में इंडिया ने वियना कन्वेंशन के ऊपर ये कहा कि देखिए, वियना कन्वेंशन ये कहता है कि अगर आपकी कंट्री के ऑफिसर हमारे देश में 10 हैं, तो मेरे देश के भी 10 ऑफिसर आपकी कंट्री में होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो क्योंकि आपने इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को निकाला है, तो कनाडा के ऑफिसर्स जो इंडिया में हैं, इंडिया भी उनको बाहर कर दे रहा है। तो ऐसे करके रफली 41 ऑफिसर्स को इंडिया ने बाहर कर दिया। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बिना किसी कारण से छीन लेना ये गलत है, और इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट वापस बुला रही है अपने ऑफिसर्स को। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ रहा है कि वियना कन्वेंशन के ऊपर दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया पैरिटी के बेसिस पे अपनी चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहा है। पैरिटी मतलब बराबरी, समानता। और कैनेडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि उसने क्या किया है, वायलेशन किया है पर से, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उनके ऑफिसर से सडनली छीन ली है। अच्छा, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी काफ़ी ज़रूरी होती है एक पर्टिकुलर ऑफिसर के लिए। अगर इस देश के व्यक्ति मान लीजिए किसी दूसरे देश में है, तो दूसरे देश की सरकार उसको ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती। उसको पहले नेटिव कंट्री की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनसे प्रॉपर प्रोसेसिंग होगा, प्रॉपर पेपर वर्क होगा, उसके बाद ही अरेस्ट कर सकते हैं। वैसे अरेस्ट नहीं कर सकते। इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जिसको आप सॉवरेन इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे यहाँ पे सरकारी एजेंट्स के पास होती है, सरकारी अफसरों के पास होती है। भारत सरकार का कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे देश की सरकार में जा रहा है, तो उसके पास भी एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती ही होती है। कनाडा ने क्योंकि किसी तरह की कोई चार्जशीट फाइल नहीं करी है, और दूसरा जिस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कनाडा इंडिया को, वो भी क्लियर नहीं है। तो इंडिया ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ मदद अभी फ़िलहाल कर रहे हैं इस हाई लेवल कमेटी को बना के, राइट। और खालिस्तानी टेररिस्ट जो है, अभी इस पन्नू ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी थी, एयर इंडिया में चढ़ने से मना कर दिया था, खाते उड़ा देंगे। वर्ल्ड कप हुआ तो उसको बोला था वर्ल्ड टेरर कप है। और कनाडा की सरकार को हिदायत भी दी कि आप अपनी एम्बेसी ओटावा में जो एम्बेसी आपने खोल रखी है वो बंद कर दीजिए। अब खुद को तो ये सेपरेटिस्ट लीडर बोलते हैं, सिखों के लिए जस्टिस करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा देखा जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम के जो सिख हैं, उन्होंने इंडिया के हाई कमिश्नर को बुलाया बाकायदा इज्जत से,
और अभी गुरपूरब जो इवेंट हुआ था, जो इनका सिखों का बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइयस डे होता है, और उस वाले दिन इंडिया का हाई कमिश्नर यूके में मौजूद था सिख लीडर्स के साथ ही, और पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि वो इंडियन गवर्नमेंट की खालिस्तानियों को पकड़वाने में, मदद कराने में काफ़ी मदद करेंगे। और कोई भी ट्रू सिख, मतलब इसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मुझे एक चीज़ देख के बड़ा ही शौक लगता है कि अमेरिका कितना बड़ा दोगला देश है। अमेरिका बॉम्बिंग करा सकता है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। उसने इराक का इन्वेजन कर दिया है, हमारे उसने अफ़गानिस्तान में आतंक मचाया रखा, 20 साल के लिए अपना खौफ बनाए रखा, और दूसरे देशों में घुस के मरवा देता है। और वहीं इंडिया ने बहुत समय से पन्नू को यूएपीए के अंदर आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया है, और कनाडा और इंडिया, अमेरिका जैसे देश डिक्लेयर टेररिस्ट को, इंडियन गवर्नमेंट जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे रहा है, ऐसे डिक्लेयर टेररिस्ट को अपनी कंट्री में सिटीजनशिप दे के रखे हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत साफ साफ कहा है कि एक बहुत ही क्लोज नेक्सस है, बहुत ही क्लोज नेक्सस है वहाँ पे ड्रग डीलर्स में, ड्रग डीलर्स, आर्म्स डीलर्स में, आर्म्स डीलर्स में, और वहीं पे टेररिस्ट। टेररिस्ट, इंडिया जिनको टेररिस्ट एग्जैक्टली नहीं कहता है, इनको कहता है सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट में बस शब्द का अंतर है, और है बेहतर इन सब के एक ही हैं। क्योंकि इन सब से क्या होता है, देखो, इलीगल मनी इन्वॉल्व होता है, और आर्म्स डील और ड्रग डील से इलीगल मनी इन्वॉल्व होता है। और पंजाबी जो भी हैं, जो सिख हैं वहाँ पे कनाडा में, आपको पता है ये लोग बंदूक, कट्टा, गोली इतना ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि भाई इनके कल्चर में जो है वो वेपन्स, जो है वेपन्स की बात जो है, सिखों के कल्चर में वेपन्स की बात जो है काफ़ी प्योर माना जाता है। जैसे वो सिख सिख किरपन लेके चलते हैं, किरपान लेके चलते हैं, तो वेपन की पूजा की जाती है, शस्त्र की पूजा की जाती है। भाई इतिहास में इन्होंने खुद को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि इंडिया की पेरीफेरी पे, बाउंड्री पे थे, तो वॉरियर क्लान है, कह सकते हैं वॉरियर क्लास है। तो भाई ड्रग डीलिंग भी काफ़ी करती है और आर्म डीलिंग भी काफ़ी करती है। आपको पंजाबी सॉन्ग सुन लीजिए आप अभी सिद्धू मूसेवाला के। अब मूसेवाला जो है यंग जनरेशन के लिए क्या बन चुके हैं, मोटिवेशन बन चुके हैं, लेकिन मूसेवाला के गानों में बंदूक और गोली और यही सब होता है। तो ये वाली चीज़ें इंडिया का कहीं ना कहीं, ये नेक्सस जो है इंडिया ने ऑलरेडी रेज कर दिया है अमेरिका के साथ, बोला है कि भाई ये बहुत क्लोज नेक्सस है, आपको पकड़वाने में मदद करना पड़ेगा। अच्छा, जिस व्यक्ति ने केस डाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति, उसका नाम डैमियन विलियंस है, और काफ़ी खतरनाक एडवोकेट है न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क का यूएस अटॉर्नी है बेसिकली। और अभी तक इन्होंने कोई भी केस ऐसे लड़े हैं तो वो हारे नहीं हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, और येल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से इन्होंने लॉ पढ़ा है अपना, और यूएस अटॉर्नी न्यूयॉर्क 2021 में। और अभी वाइट कॉलर क्राइम्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं? वाइट कॉलर क्राइम्स बेसिकली कॉरपोरेट क्राइम्स होते हैं, एक तरीके से कॉरपोरेट क्राइम्स होते हैं, यानी कि किसी तरह से टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी एंड ऑल ऑफ दिस वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंट केस जो इन्होंने लड़ा था, इसके ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन भी आ चुका है, एफटीएक्स के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड के अगेंस्ट। और जो मेन चार्जेस जो इन्होंने लगाए थे डैनियल विजिलेंस ने, वो सारे के सारे प्रूव हो गए। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यूएस का जो एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, बेसिकली न्यूयॉर्क का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, उसने केस करा है। और इंडिया इस पर्टिकुलर पोजीशन में ऑब्वियसली लीगल ऑप्शंस लेगा, क्योंकि दोनों, इंडिया का ऑफिसर भी इन्वॉल्व है और एक इंडियन सिटीजन भी इन्वॉल्व है, राइट। अच्छा, फिर लास्ट में हमारे सेशन को क्लोज करते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो कि आपको आंसर करना चाहिए, बिकॉज हमारे हर वीडियो में यू विल फाइंड लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते ही हैं, कि जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने करंट अफेयर्स में देखा, उससे सिलसिले में मेन क्वेश्चंस क्या हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट अंडर विच अमंग द फॉलोइंग लॉज। आखिर किस कानून के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो किसी भी आतंकवादी को घोषित कर सकती है? तो आतंकवादी की घोषणा, देखिए, आतंकवादी होता है एक तरीके से संगठन, संगठन बोले तो एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और 2022 के अमेंडमेंट के बाद से एक इंडिविजुअल को, यानी एक प्रत्येक व्यक्ति को भी आतंकवादी की तरह डेजिग्नेट किया जाता है। तो टाडा 1985, पोटा 2002 यूएपीए, और आंसर इसका है यूनाइटेड यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया और कनाडा में डिप्लोमेटिक इशू चल रहा है, एक्सपर्जन ऑफ 41 कैनेडियन ऑफिसर्स फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, which international law is being violated as per Canada? Vienna Convention on Diplomatic Relations, Vienna Convention on Parity and Embassy Rules, Geneva Convention on Diplomatic Immunity, and International Covenant on Civil and Political Rights.
द आंसर इज वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, आई होप आपको क्लियर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, रिसेंटली पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब डे के फाउंडर को अप्रैल 2023 में अरेस्ट किया था, और अरेस्ट करने के बाद उसको डिब्रूगढ़ जेल लेके चले गए थे। कहाँ लेके चले गए थे? डिब्रूगढ़ की जेल लेके चले गए थे। ये कहाँ पे है? आसाम में। अच्छा, आप भी सोचते होगे कि इसको तिहाड़ जेल क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि भाई तिहाड़ जेल में ये व्यक्ति का कनेक्शन हो सकता है, पंजाब में ही अरेस्ट किया, आतंकवादी है, आतंकवादी नहीं भी है तो बैंड टेररिस्ट आउटफिट का वारिस पंजाब दे बैंड टेररिस्ट आउटफिट है, ठीक है, जर्नैल सिंह भिंदरा वाले, खालिस्तान मूवमेंट, इन सबसे रिलेटेड है। तो तिहाड़ जेल में इसका कनेक्शन हो सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये चीज़ों को भाग सकता है, इसीलिए उसको डिब्रूगढ़ एयर लिफ्ट कर लिया गया। एयर लिफ्ट करके इसको कहाँ लेके चले गए? आसाम लेके चले गए। किस एक्ट के अंदर इसको अरेस्ट किया है? तो आंसर है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। किस एक्ट के अंदर इसको अरेस्ट किया था? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इंडिया में कुछ ऐसे कानून हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, और लास्ट में आपने देखा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, और एक और एक्ट है नेशनल, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी NSA, जिसके अंदर बनाया गया था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो इसी ये सारे एक्ट के अंदर एक चीज़ और याद रखिएगा कि IPC में टेरर की डेफिनेशन, टेररिस्ट की डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसीलिए ये सभी जो लॉज हमारे लिए बनाए गए टेरर के लिए, इनको हम स्पेशल लॉज कहते हैं, और IPC को क्राइम के लिए हम जनरल लॉ कहते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातों का आपको दिमाग में रखना था। तो ये थी पूरी अभी जो रिसेंटली इशू चल रहा है इंडिया USA का डिप्लोमेटिक इशू। हालांकि इसमें अगर मैं आपको पर्सनल ओपिनियन में बताऊं तो होना तो देखिए कुछ नहीं है। इंडिया USA के रिलेशंस में आप सोचें कि खालिस्तानियों की वजह से इंडिया US का रिलेशन नहीं आ जाए, क्योंकि इंडिया US के रिलेशन के लिए समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह का सेंट्रलिटी है इनके रिलेशंस में, व्हाट इज़ द सेंट्रल पीस इन दीज रिलेशंस, इन द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका. So the relation is not that of culture per se. Relation is not that of, you can say, very much about you can say culture and history. जो relations India और USA के बीच में है, it's more about dollars and rupee. It's more economic in character. It's more economic. It's more, you can say, technology centric. Technology centric. It's more like business centric in partnership है. किसके बीच में? इंडिया और अमेरिका के बीच में। आप बात करें रेमिटेंस के, मानी कि भारतीय जो हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, आप बात करें वहाँ पे नासा के अंदर साइंटिस्ट जो भी हैं, आप बात करें वहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जो उनके सॉफ्ट टेक बिग टेक में जो भी इंजीनियर्स हैं, ठीक है, आप बात करें इनके बीच में जो बिज़नेस का FDI का फ़्लो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो फ़्लो है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट is indisputable that the economy linkages, that economy of America, of United States of America and India is intricately connected, and it's all right that America has thwarted a plan of India to arrest Pannu and say that आतंकवादी अमेरिकन सॉइल में आप किसी को मरवा रहे हैं। तो बेसिकली इंडिया डिड नॉट टेक अमेरिका इनटू कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस में ले लेते तो मे बी अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इंडिया अब क्या करेगा? अब आप देखिएगा, इंडिया जो पैलेस्टीन है ना, इंडिया पैलेस्टीन को सपोर्ट करेगा एक तरीके से। अब इंडिया अगर पैलेस्टीन को सपोर्ट करेगा तो जो इज़राइल है ना, इज़राइल इज़ वेरी नोन फॉर दिस और कोवर्ट ऑपरेशंस एंड ऑल। इनफैक्ट मोसाद भारत की कहीं ना कहीं तक मदद कर रहा होगा इन सभी चीज़ों में। अब इंडिया जैसा कंट्री अगर इज़राइल का साथ छोड़ेगा तो इज़राइल कहीं ना कहीं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे दबाव बनाएगा ही बनाएगा। तो इंडिया इस पर्टिकुलर इशू को, अब देखिएगा, इज़राइल पैलेस्टीन में पैलेस्टीन को सपोर्ट करेगा, और इंडिया पूरी तरीके से पैलेस्टीन के इशू को यूज़ करेगा इज़राइल और अमेरिका दोनों को दबाने के लिए। क्योंकि अगर आपके डुअल स्टैंडर्ड्स, आपके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। रशिया और यूक्रेन के इशू में इंडिया ने कोई आउटराइटली रशिया का साथ नहीं दिया, लेकिन रशिया को कह सकते हैं आप कॉर्नर होने से बचाया, कॉर्नर नहीं होने दिया। एक तरफ रशिया को पूरी दुनिया इकट्ठा गलत बोल रही थी, तो इंडिया ने ये नहीं होने दिया। इंडिया ने ये कहा कि यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो सरासर गलत है, बहुत स्ट्रिक्ट शब्दों में कहा
लेकिन रशिया को कॉर्नर नहीं होने दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। कौन इन्वॉल्व है? दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। ये रशिया की कंट्री है और रशिया कंट्री है, उसकी गवर्नमेंट है, यूक्रेन है कंट्री है, उसकी गवर्नमेंट है, कंट्रीज इन्वॉल्व है। लेकिन आप उस चीज़ को खालिस्तान के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, ठीक है? आप उस चीज़ को टेरर आउटफिट्स के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, आप उस चीज़ को हमास के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। तो अगर घर में घुस के इजराइल हमास को मार रहा है तो हम भी खालिस्तानियों को मार रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है मेन बात? सबूत का सामने आ जाना, एविडेंस का सामने आ जाना। तो ये वाली चीज़ जो होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है इंडिया के लिए। और ऐसे खतरनाक वकील अगर जुड़े हुए हैं तो वकीलों की ताकत तो आप देख ही सकते हैं अमेरिका में क्या है। अच्छे अच्छों को नाको चने चबा देते हैं ये लोग। तो अब आगे होगा क्या वो देखने वाली बात है, लेकिन इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है इंटरेस्टिंग वे में कहानी के रूप में हम आपको बताते रहेंगे। This is what I like, this is what I enjoy. Thank you so much. I'll see you guys in the next.